तो हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर्स का लेक्चर नंबर 2। मैंने बताया था कि 3 या 4 लेक्चर्स में मैं आपका फोर्स एंड प्रेशर्स कंप्लीट कर दूंगा। तो ये है आपके लिए लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपके लिए आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो ध्यान से देखते हैं। हम पढ़ाएंगे आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फिर हम थोड़ी सी बातें करेंगे फ्रिक्शन फोर्स का। आपको क्लास 8 में जो फिजिक्स का हम नेक्स्ट वीडियो जो लगाएंगे वो आपको फ्रिक्शन फोर्स का पूरा लगा देंगे, है ना। ये आपको अलग से एक चैप्टर्स पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे अपने मस्कुलर फोर्स के बारे में, है ना, कि अपने मसल से जो फोर्स लगाया जाता है उसे मस्कुलर फोर्स करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बारे में देखेंगे। फिर बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। और फिर बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इतना कंटेंट आज हमें आपको पढ़ाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसे पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज अ फोर्स। आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसी चीज है जो एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडीज पे क्या एक्सर्ट किया जाता है। तो देखिए, अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स। तो इसका पहला का एग्जांपल्स होगा पुश और पुल, पुश और पुल, पुश और पुल। तो यहां पे इसका एग्जांपल्स क्या होगा आपके लिए, ये पुश एग्जांपल्स होगा। दूसरे एग्जांपल्स पे हम लोग चलते हैं। यहां पे देखिए कह रहा है कि फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी, बिल्कुल स्पीड को चेंज करता है। मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन को भी चेंज करता है। शेप ऑफ द बॉडी, यस शेप को भी चेंज करता है। यानी कहने का अर्थ है कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा कि सब कुछ करता है, ये तीनों चीज फोर्स चेंज करता है। व्हेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस, दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शंस में है, एक फोर्स उधर जा रहा है एक फोर्स सीधा जा रहा है, तो मैंने बताया था कि सेम डायरेक्शंस में रहेगा तो ऐड होगा और अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो बताया क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या होगा, डिफरेंस। तो इसका बी एग्जांपल्स होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसका ये एग्जांपल्स होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। किसी भी फोर्स का स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 2 न्यूटन है और ये मान लीजिए 5 न्यूटन है। कौन सा बड़ा है, किसका ताकत ज्यादा है। तो देखिए जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो ये 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड के बेस पे हम लोग बताएंगे कौन सा फोर्स बड़ा है। फिर हम लोग आपके लिए एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। पुश और पुल जो ऑब्जेक्ट का होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। पुश पुल नहीं बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, है ना। तो ये आपका बी आंसर होगा। तो ये था कुछ क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक्स है हम लोग बात करने वाले हैं कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। तो फोर्स के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको गौर से यहां से समझ सकते हैं। मैं आपको फोर्स को समझा रहा हूं यहां से, 1 मिनट। तो हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स के बारे में बात करेंगे कि फोर्स का रियली मतलब क्या होता है। तो पहले हम इन चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे से। जैसे मैंने आपको बताया रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, जिसे आप नेट फोर्स बोलते हैं। तो उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है उसके बारे में न्यूटन्स ने बताया था। जब न्यूटन्स ने लॉज दिए थे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ पे न्यूटन्स ने ये बताया था कि जैसे मान लें कि कोई बॉडीज है, ये आपका बॉडीज है, इस पे आपने फोर्स लगाया और वो फोर्स है आपका एम। ये बॉडीज है, बॉडीज का मास है एम। जब आपने फोर्स लगाया तो बॉडीज इस पोजीशन से हट करके यहां पे आ गया, उसने अपनी पोजीशंस को चेंज कर दिया। तो आप देखिए इसकी पोजीशंस यहां से यहां पे पहुंच गया, तो पोजीशंस का चेंज हुआ। इसका मतलब मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी u थी और वेलोसिटी अब हो गया v। फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगा या घट भी सकता है, मतलब वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा। और न्यूटन्स ने बताया था कि जब वेलोसिटी चेंज होगा तो वहां पे एक नया टर्मिनोलॉजी जनरेट होगा, दैट वन इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जनरेट होगा जब भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होगा, जब आप फोर्स लगाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ये न्यूटन्स का कहा हुआ है। तो न्यूटन्स ने बोला था
कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बॉडीज का मास, और इसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, मैंने एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर दिया ए से। 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे, इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो 9th क्लास का सेकंड लेक्चर आप फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर देख सकते हैं, वहां पे इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज के बराबर होता है। तो यही अपने पास फोर्स है, इसी को हम लोग नेट फोर्स बोल रहे हैं। तो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मास ऑफ द बॉडीज एंड एक्सेलरेशंस ऑफ द बॉडीज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख करके दिया है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप सीखें आराम से कि फोर्स क्या है अपने पास, मास इंटू एक्सेलरेशंस। फोर्स क्या है, नेट फोर्स है, एम क्या है, मास है, ये क्या है, एक्सेलरेशंस है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशंस, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में कर देगा, मोशन है तो रेस्ट में कर देगा, मोशंस में चल रहा है तो और तेज कर देगा, या उसे स्लो कर देगा, या उस बॉडी का शेप चेंज कर देगा। इन सब के पीछे किसका लॉजिक्स है, फोर्स का, है ना। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट है न्यूटन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, सिंबल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशंस के बारे में बताया मैंने कि चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम जो होता है उसी को एक्सेलरेशंस बोलते हैं। मैंने सारी चीज आपको यहाँ पे सिखाया। एक चीज और बता दूं मैं, सीजीएस यूनिट ऑफ जो फोर्स है उसे हम लोग बोलते हैं डाइन, है ना। रिलेशंस निकालने के लिए कभी कभी हायर क्लास में आता है, तो मैं बता दूं कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो डाइन जो है इसका सीजीएस यूनिट है, और एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन से। तो ये स्लाइड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे इसके बारे में। देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पहले थोड़े थोड़े कंसेप्ट से समझते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कहता है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडीज। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, ये रुका हुआ है, ये बंदा जो है देखिए ये फोर्स इधर की ओर लगा रहा है, तो ये बॉडी किस में आ जाएगा, मोशंस में आ जाएगा। तो रेस्ट किस में हो जाएगा, मोशंस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये कप है जिसको हम लोग पीयू फिको वाला जो कप बोलते हैं, प्लास्टिक का कप है, और इसमें मैंने व्हील्स लगा दिया है, और इसमें हल्का सा यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इसमें पानी डाल रहे हैं, तो ये जो है वो आगे की ओर मूव करना चालू हो रहा है। तो देखिए फोर्स लगाने से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहेगा तो उसके बॉडी को, स्टेट को क्या करेगा, वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा सा पत्थर है, ये रोल करके ऊपर से गिर रहा है, एक इंसान जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉडी मोशंस में है, और इसको किस में लाने की कोशिश कर रहा है, रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है, इस पे ब्रेक लगा रहा है, रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरा इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। मतलब यदि कोई बॉडी मोशंस में है तो उसके इफेक्ट को भी क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, मतलब मोशन को रेस्ट में ला सकता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडीज। किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। जैसे देखें यहाँ पे मैंने धनुष है अपने पास, ये पोर्शंस होता है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं इधर की ओर, तो देखिए ये जो धागा यहाँ पे था, अब ये धागा ऐसे हो गया, तो इसका शेप चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कुम्हार को, जब कुम्हार वो अपने बर्तन बनाता है मिट्टी का, तो क्या करता है, अपने हाथों से उसे शेप देता है, और शेप दे करके एक बेहतरीन सा बर्तन तैयार कर देता है, कप बना देता है, प्याला बना देता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स किसका है, फोर्स का है। हम आपको बता दें कि फोर्स के 6 वर्क जो है आपको पढ़ना है। फोर्स के जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं उसके क्या 6 काम से मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा दिया हूं कि कोई भी बॉडी यदि मोशन में होगा तो उसे किस में ला देगा, रेस्ट में ला देगा। रेस्ट में लाने का मतलब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी को डाउन कर देगा। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे किस में ला देगा, मोशंस में ला देगा, मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा। स्पीड इंक्रीज कर देगा। कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, आपने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आप फोर्स के इफेक्ट है। स्पीड को डिक्रीज कर देगा, मतलब कोई बॉडी आ रहा है बहुत स्पीड से, आप उसे फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। आप डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। क्रिकेट में अक्सर ये मिलता है कि बॉल उधर से आता है, इधर से बैट्समैन हिट करता है, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। या फुटबॉल में भी देखते होंगे बॉल उधर से आता है, आराम से उसको पैरों से इस तरह से बॉल आता है और पैरों से उसको क्या करते हैं, किक कर देते हैं,
है ना, या वॉलीबॉल में देखते हैं वो उधर से आता है तो सेंटर क्या करता है, उसको कर रेजर को देता है, फिर रेजर क्या करता है, उसको स्मेशर्स को ट्रांसफर करता है और स्मेशर कहीं और किसी पॉइंट पे उसको डाल देता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डायरेक्शंस चेंज करने का। शेप को चेंज करना, जैसे आपके पास एक बैलून है और बैलून फुला हुआ है तो आप उसको प्रेस करके उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये 6 काम जो है फोर्स के इफेक्ट के कारण होता है। यहां देखिए फोर्स के तो बहुत सारे टाइप्स हैं। मैं 8 क्लास के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि कांटेक्ट के बेस पे हम लोग फोर्स को 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, जिसमें इंटरेक्शंस का बेस होगा, मतलब आपको उसको वहां पे फिजिकली टच करना पड़ेगा। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या है, पहले कांटेक्ट फोर्स को समझते हैं। कहता है कि अ फोर्स व्हिच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट किया जाएगा ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग, मतलब टच करके ही उस पर कोई फोर्स लगाया जा सकता है, उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे ये देखें, ये अपने पास स्लाइस है, इस पे एक इंसान टच करके फोर्स लगा रहा है, इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को 2 पार्ट्स में बांटते हैं कांटेक्ट फोर्स को। एक को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स और एक को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पे हमने कांटेक्ट फोर्स के 2 एग्जांपल्स बताए। तो पहले हम लोग ये सोचते हैं कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। तो वैसा फोर्स, तो सबसे पहले वो टच होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए और अपने मसल्स से लगाया जाए। अपने बाजू बाह का जो मसल्स है, अपने बॉडी के जो मसल्स है, उसके हेल्प से जो फोर्स लगाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स, फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशंस। कोई बॉल जो है या कोई ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है तो इसके नीचे सरफेस से इस पे एक फोर्स लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कहीं भी हो सकता है, हवा भी फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। जैसे ये फैन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, यदि इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो फैन जो है वो कंटिन्यू मूव करता रह जाएगा। इस पे एयर का फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्योंकि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशंस में रहेगा। और ये चीज तब तक होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो जो एक्सटर्नल फोर्स की बातें कर रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की बातें कर रहे हैं। मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा। जैसे आप कभी बॉल को फेंक देते होंगे, जब बॉल को फेंकते होंगे तो देखते होंगे कुछ दूर जाने के बाद बॉल जाकर के रुक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉल पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो बॉल जो है रुक गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई रेस्ट में तो उसे मोशंस में कर देगा। ये सारी चीज मैंने वहां पे आपको बताया है। ये देखिए मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। अभी मैंने दिखाया था, मेरे तो मसल्स है नहीं, जिम वाले भैया से बात करना, वो दिखाएंगे अपने मसल्स। तो अपने मसल्स से जो फोर्स लगाया जाता है उसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे राफ्टिंग बोट को जब राफ्टिंग किया जाता है तो देखिएगा कि इस डंडे पे वो अपने मसल से ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है बंदा। तो ये एग्जांपल्स है। यहाँ पे देखिए ब्लैक स्मिथ है, आयरन का शेप दे रहा है, तो यहाँ पे अपने मसल्स के हेल्प से ही वो वर्किंग कर रहा है। तो ब्लैक स्मिथ बीटिंग अ हॉट आयरन बार, दिस वन आल्सो एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स। ये देखिए इंसान है, बोले को ढो रहा है अपने कंधे पे, दिस वन आल्सो एग्जांपल ऑफ मसल फोर्स। आपने बुल्लो कार्ट देखा होगा, हॉर्स कार्ट देखा होगा, बैलगाड़ी, टमटम गाड़ी जो घोड़ा खींचता है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल्स हैं। तो कांटेक्ट फोर्स मैंने 2 चीज बताया, एक फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए फ्रिक्शन फोर्स का, और जब हम लोग नेक्स्ट फिजिक्स का चैप्टर्स आपको करवाएंगे उसमें फ्रिक्शंस को मैं बहुत डेप्थ में आपको बताऊंगा। तो अभी तो सिंपल वे में समझते हैं कि जैसे कोई गाड़ी है, खिलौना है, और जब इस पे मूव कर रहा है तो देखिए स्पीड से चलता है और आगे जाकर के क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो रुक जाता है। रुकने के पीछे लॉजिक से होता है कि इसका जो चक्का है इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो है ये गाड़ी जाकर के आगे रुक जाता है। और फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस लगता है, मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग करता है। तो ये था आपके पास कांटेक्ट फोर्स के 2 एग्जांपल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में। अगला आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपको बिना फिजिकल कांटेक्ट के अपने फोर्स का असर दिखा देना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हम अभी बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में। हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 इज द मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए
ये सारे जो चैप्टर्स है आगे चलकर बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। तो मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा इफेक्ट किए जाते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट लगाएगा तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो सारा का सारा खेल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा। तो यहाँ पे चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडीज पे या अनचार्ज बॉडीज पे फोर्स लगाएगा, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और तीसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने इसका कंसेप्ट बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और इसने ये कहा था कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज है जिसके पास मास है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। 9th क्लास में ग्रेविटेशन से चैप्टर्स पूरा पढ़ना है आपको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करवाएगा। तो इसके बारे में थोड़े थोड़े हम लोग स्टडी कर करके चलते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझते हैं। A magnetic force is a force that a magnet exerts on a certain materials like iron, steel, nickel and cobalt. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मैग्नेट जिन मेटल्स पे इफेक्ट डालता है वो मेटल्स कौन कौन से हैं, तो आयरन्स हैं, निकल्स हैं, कोबाल्ट है और स्टील है। ये सब चीज इन सबस्टांस से कोई भी मटेरियल से भी बना होगा और मैग्नेट को उसके आगे जो बाजू ले जाएंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, या तो उसे अट्रैक्ट कर देगा, खींच लेगा, या तो रिपेल करने की कोशिश करेगा। इट डज नॉट एक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू बी फिजिकल कॉन्टेक्ट। इसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, उसी के बेस पे वो मूव करवाते चला जाता है। जैसे मान लीजिए आयरन रखा और यहाँ पे मैग्नेट रखा, तो आप मैग्नेट को ऐसे ऐसे करेंगे तो आयरन भी ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो दिस ओनली द नॉन फिजिकल कॉन्टेक्ट। देखें और भी चीज हम लोग समझते हैं मैग्नेट्स के बारे में और समझते हैं। A magnetic force is a force that a magnet exerts on a certain material। certain material पे अभी जस्ट मैंने बताया, इन सब के बारे में नाम बताया मैंने। और इसको मूव करवाने के लिए किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होता है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, है ना। और सेम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, यदि सिमिलर पोल्स होंगे, मान लीजिए यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, तो ये रिपेल करेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि आपके पास ये, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, तो ये रिपेल करेगा। अट्रैक्ट तब करेगा जब पोल जो है वो अपोजिट हो, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो भी क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शंस के लिए मैं आपको बता दूं कि पोल्स जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शंस के होने चाहिए, अपोजिट्स होंगे तभी वो अट्रैक्ट करेगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल्स रिपेल्स ईच अदर। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, मतलब वो खींचने की भी शक्ति है इसके पास और धक्का देने की भी शक्ति है। इसी को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने बचपन में देखा होगा कि पेन वेन को हम लोग जब अपने बालों से रब करते हैं और किसी छोटे पार्टिकल्स जैसे कागज उगज को चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वो कागज जो है पेन के पास आकर के चिपक जाता है। वहां पे जो चार्ज काम करता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन समझते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी, मतलब या तो चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा रहा है या अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। कौन, चार्ज बॉडीज, मतलब एक चार्ज बॉडी होगा दूसरा चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, चाहे वो बॉडी अनचार्ज बॉडी हो, दोनों पे फोर्स लगा सकता है भाई। और उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, चार्ज, मतलब चार्ज है। जैसे मान लो कि मैं चार्ज बॉडी हूं, तो मैं चार्ज बॉडी हूं, तो दूसरा जो बॉडीज है या तो वो चार्ज हो या तो वो अनचार्ज हो, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और उसके पीछे लॉजिक्स क्या होगा, मेरा चार्ज। मैं चार्ज बॉडी हूं जिसके कारण उसमें मैं फोर्स लगाऊंगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए वर्ड से इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज ही होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब 12th क्लास में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर्स पढ़ना होगा, 2-3 महीने तक पढ़ते रहिए, आराम से समझ में आ जाएगा आराम से। तो चार्ज की भी दो कैटेगरी होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और सेम चार्ज जो होंगे वो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज जो होंगे वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे अभी हमने मैग्नेटिक में बताया था, सेम तरीके से यहां भी उसकी काम होगा।
है ना। और इसका भी नेचर जो है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है। मैग्नेटिक की तरह ये भी अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है। यहाँ पे देखिए जैसे एक बैलून लिया और एक बैलून लिया, मैंने दोनों बैलून को फुला करके ऐसे रब किया, खच 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 रब किया। रब करने के बाद अब मैंने क्या देखा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दोनों को वो चिपकाएंगे ना तो वो नहीं चिपकेगा। अब देखिएगा एक बैलून लीजिएगा, दो बैलून लीजिएगा और दोनों को फुला लीजिएगा। फुलाने के बाद ऐसे ऐसे बैलून को रब कीजिएगा और फिर आप उनको चिपका करके जब रखेंगे ना तो नहीं चिपकेगा। इसके पीछे लॉजिक्स पता है क्या होता है? पता ये होता है कि इसके चार्ज जो है एक साइड सेपरेट हो जाते हैं, इसके चार्ज एक साइड सेपरेट हो जाते हैं और दोनों पे सिमिलर चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। और सिमिलर चार्ज जब सेपरेट हो गए तो सिमिलर चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये बैलून इधर और वो बैलून उधर चला जाएगा। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट दिया था वो आपको दिए थे न्यूटन साहब ने। हाँ, न्यूटन साहब। न्यूटन से पहले भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जिस इंसान ने सोचा था उसका नाम था एरिस्टोटल। फिर उसके बाद गैलीलियो आए, तो धीरे धीरे ड्रॉबैक्स मिलता गया, फिर न्यूटन से उसको करेक्ट किया और जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं वो न्यूटोनियंस मैकेनिज्म में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी होता है तो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट्स पुल्स देम। कोई भी बॉल ऊपर से नीचे गिरता है तो अर्थ क्या करता है, उसको अपनी ओर खींचता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जबकि हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया और मैग्नेटिक फोर्स बताया, वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी जो है नदी में जो चलता फ्लो जो होता है वाटर का, वो किधर होता है, नीचे की ओर होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ नीचे होता है और पानी जब ऐसे ऐसे चलने लगता है तो उसको खींचता है। पता है यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या होता? यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम लोग आज अर्थ पे ऐसे खड़े नहीं होते। कोई भी चीज आप फेंक रहे हैं ना तो वो नीचे नहीं गिरता। समझिए कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग जब सोच जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या होता, सोचिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर वाटर इन अ रिवर फ्लो डाउनवर्ड्स। अभी मैंने बताया कि जो पानी जो होता है रिवर्स में जो नीचे की ओर गिरता है, दैट वन इज आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका कंसेप्ट जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे तो मैं बता दूं कोई भी यूनिवर्स में कोई दो बॉडीज है जिसके पास मास है, मान लीजिए इसके पास m2 है, मास m2 है और इसके पास मास m1 है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है और मास ऑब्जेक्ट जब दूसरे मास ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था आपके पास अभी तक का कंसेप्ट। मतलब इस चैप्टर में मैंने बताया मेनली कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो एग्जांपल्स मैंने दिया आपको, फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। उसका नॉन कॉन्टैक्ट का मैंने तीन एग्जांपल्स दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताया कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, मसल से जो फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मोशंस के अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है। फिर मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स जो अट्रैक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी होता है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इतना पढ़ने के बाद आज का क्लास यहीं पे रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।